लास्ट हमने पढ़ा था ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, मतलब कि एक पर्सन को अगर लगता है कि आर्बिट्रेटर क्या है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन द मैटर, तो वो क्या बोल सकता है कि ये पर्सन मेरे मैटर में, सब्जेक्ट मैटर में, या फिर किसी ईदर पार्टी से उसका कोई रिलेशन है, फाइनेंशियल, बिजनेस, प्रोफेशनल या फिर अदर काइंड का, तो हम इसको आर्बिट्रेटर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस चीज को चैलेंज करेंगे। फिर एक और आता है चैलेंज का प्रोसीजर। चैलेंज का प्रोसीजर, पार्टीज फ्री टू डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर चैलेंजिंग एनी आर्बिट्रेटर, ठीक है। If the challenge procedure is not successful, the arbitrator shall continue the arbitral proceedings and make an award. मतलब कि उन्होंने चैलेंज किया पर चैलेंज सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनका प्रोसेस अच्छा नहीं बैठा, तो वो क्या कर सकता है, आर्बिट्रेटर अपना पूरा काम करेगा और अवार्ड भी पास करेगा। बट एट द स्टेज ऑफ चैलेंजिंग, पार्टी हैज द राइट टू मेक एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट टू सेट असाइड द अवार्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट। मतलब कि हमने प्रोसीजर पे चैलेंज किया कि ये आर्बिट्रेटर इंटरेस्टेड है, अब वो जो चैलेंज किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, आर्बिट्रेटर ने क्या किया, अवार्ड पास कर दिया, फिर हम उस अवार्ड को चैलेंज करेंगे कि ये जो अवार्ड आया है ये एक ऐसे पर्सन से आया है जो ऑलरेडी मैटर में इंटरेस्टेड था। Failing to any agreement, a party who intends to challenge the arbitrator within 15 days after becoming the aware of constitution of the tribunal और आफ्टर बिकमिंग द अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, कि वो किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टेड है, रिटन स्टेटमेंट आने के बाद या एविडेंसेस आने के बाद उसको पता चलता है कि ये खुद भी क्या है, इंटरेस्टेड है। The tribunal decide on the challenge unless the arbitration challenge withdraws from his office or parties agree to challenge। मतलब यहाँ पे अब ट्रिब्यूनल उसको हेल्प करेगा कि हाँ ये पर्सन ऑलरेडी इंटरेस्टेड था, तब करेगा जब तक उसने ऑफिस नहीं छोड़ा, मतलब आर्बिट्रेटर अभी भी अपना काम कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फेलर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। अभी जो दो टॉपिक्स पढ़े उसमें क्या था, आर्बिट्रेटर अपना काम कर रहा था लेकिन हमको उसका काम पसंद नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि इधर वो इंटरेस्टेड था, इधर सब्जेक्ट मैटर में उसका कोई इंटरेस्ट था, तो हम वो प्रोसीजर फॉलो करते। सपोज उस पर्सन को खुद से आर्बिट्रेटर नहीं बनना है, ठीक है। द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट एंड ही शैल बी सब्स्टिट्यूट बाय अनदर आर्बिट्रेटर इन फॉलोइंग केसेस। पहला पॉइंट क्या लिखा है, शाश्वत पढ़ना, बुक ही नहीं खोली है तो कहां से पता चलेगा, पनस ने, पनस तू चमचा क्यों बनता है उसका यार, तो मैं तेरे को ही देख के कह रही हूँ कि तेरी नहीं खुली हुई है, आगे बैठ ना, पहले भी मैंने बोला इसलिए, मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। सरलिन पढ़ना ना प्लीज, फर्स्ट पॉइंट, डी ज्योर, ठीक है, डी जॉर डी फैक्टो यानी किसी रीजन की वजह से वो क्या कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब अब वो केपेबल नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ इतना डिले हो रहा है कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, इस रीजन से भी वो परफॉर्म नहीं करोगा, तो आर्बिट्रेटर वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी और उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होके कोई एक आर्बिट्रेटर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ही विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस और अग्रीज और पार्टीज अग्रीज टू टर्मिनेट हिज मैंडेट, मतलब कि उसने खुद ने ऑफिस छोड़ दिया या फिर पार्टीज ने बोला हमें इसको क्या निकालना है, हमको इससे आर्बिट्रेशन अपना नहीं कराना। कब कब, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस टॉपिक को, कब कब आर्बिट्रेटर परफॉर्म नहीं करेगा और दूसरा पर्सन सब्स्टिट्यूट होगा। पहला, जब डी जॉर या डी फैक्टो कोई रीजंस की वजह से वो अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन। दूसरा, अननेसेसरी डिले होता है। तीसरा, जब वो विड्रॉ कर लेता है और पार्टीज अग्री करती कि इसको हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। फर्दर इफ देन, हाँ विड्रॉ मतलब मुझे उस पोजीशन में नहीं रहना, विड्रॉ करना, खुद ऑफिस छोड़ देगा। डी जॉर और डी फैक्टो यानी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रीजन, ठीक है। फर्दर इफ देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द आर्बिट्रेटर्स इनएबिलिटी टू फंक्शन और अकरेंस ऑफ एनी अनड्यू डिले, अ पार्टी में सीक इंटरवेंशन ऑफ द
कोर्ट, मतलब कि पार्टीज कोर्ट के पास जा सकती है कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, डिले भी होता जा रहा है, कुछ ना कुछ रीजन से इसका शायद इंटरेस्ट भी है, तो कोर्ट की हेल्प से आप उसको टर्मिनेट करा सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेटर। अभी हमने यही पढ़ा, टर्मिनेशन और सब्सटीट्यूशन कब कब होता है, जब डिले हो जाता है, कोई फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं कर पाता है या विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। इन एडिशन टू द सर्कमस्टेंसेस, जो ऊपर लिखे द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट, पहला पॉइंट क्या लिखा है, वेर ही विड्रॉज फ्रॉम ऑफिस फॉर एनी रीजन, मुझे अब आपके साथ आर्बिट्रेशन का काम नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ब परसुएंट टू एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, मतलब पार्टीज ने शायद अपना कंसेंट दे के सब कुछ म्यूचुअली सेटल कर लिया, तो आर्बिट्रेशन क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, where the mandate of an arbitrator terminates, a substitute arbitrator shall be appointed according to the rules as may be applicable। दूसरा क्या लिखा है, unless otherwise agreed an arbitrator is replaced एनी हियरिंग, अगर उसने कुछ भी अपना काम किया होगा, ठीक है, हेल्ड में बी रिपीटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। पहला आर्बिट्रेटर ने कुछ तो काम किया होगा, स्टेटमेंट्स लिए होंगे, रिटन स्टेटमेंट्स लिए होंगे, एविडेंसेस लिए होंगे, वो चाहे अगर पार्टीज तो दोबारा रिपीट करा सकते हैं, और नहीं चाहे तो वहां से ही कंटिन्यू कराएंगे जहां वो छोड़ के गया है। मतलब एक का टर्मिनेशन होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम सब्सटीट्यूट अपॉइंट करते हैं। जब सब्सटीट्यूट अपॉइंट होता है तो फिर क्या होता है, जहां तक हियरिंग हुई थी मे बी रिपीटेड और मे बी नॉट, ये कौन बताएगा रिपीट करनी है कि नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। प्लस पहला पॉइंट ये लिखा है अनलेस अग्रीड बाय द पार्टीज, मतलब पार्टीज डिसाइड करेंगे कि हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब क्या था, सोल आर्बिट्रेटर, जो खुद एक आर्बिट्रेटर है, ठीक है, तो वो तभी रिपीट करेगा जब पार्टीज उसको कहेंगी। नेक्स्ट लिखा है अनलेस अग्रीड बाय द पार्टीज और एन ऑर्डर और रूलिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेड प्रायर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्बिटर शैल नॉट बी वैलिड सोली बिकॉज देयर हैज बीन चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। उसने जो जो ऑर्डर पास किया था, अगर वो पार्टीज को अग्रीड है तो कंटिन्यू होगा, पार्टीज को अग्रीड नहीं है तो वो ऑर्डर भी कंटिन्यू नहीं होगा, उस ऑर्डर को हम क्या बोल देंगे, क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। जब जब टर्मिनेट होता है एक दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, जब दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है तो हियरिंग रिपीट तब होगी जब पार्टीज बोलेंगी, वो जो ऑर्डर्स उसने पास किए हैं वो एक्सेप्टेड तब होंगे जब पार्टीज अग्री करेंगे। चैलेंज ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और टू रूल ऑन इट्स जुरिसडिक्शन, हेडिंग से क्या समझ आ रहा है, उसके पास जुरिसडिक्शन है क्या हमारे लिए आर्बिट्रेशन करने का, उसको हम क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। सेक्शन 16 बोल रहा है विद कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो हमारा पार्ट सुनेगा। में according to this section arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction including ruling any objection with respect to existence or validity of any arbitral agreement act or other पर्पस, मतलब कि अगर हमने अग्रीमेंट में लिख दिया, मैंने कल आपको एक क्लॉज दिखाया था, उस अग्रीमेंट में क्या था कि हमारे बीच अगर डिस्प्यूट होगा तो हम मीडिएशन में जाएंगे, मीडिएशन नहीं हुआ तो कंसिलिएशन में भी नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन। और कहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, न्यू दिल्ली लिखा हुआ था, मतलब जुरिसडिक्शन क्या है, न्यू दिल्ली। तो वो न्यू दिल्ली का अपना एक जुरिसडिक्शन खुद से डिसाइड कर सकता है कि हाँ मैं न्यू दिल्ली का हूं और मैं ये मैटर सॉल्व करूंगा। अगर वो न्यू दिल्ली नहीं लिखा होता तो कोई भी आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर सकते हो और वो जुरिसडिक्शन डिसाइड कर सकता है कि मैं इस मैटर को हैंडल करने के केपेबल हूं, मतलब आई हैव माई ओन पार्ट टू रूल द एन आर्बिट्रेशन प्रोसेस। अगर सिटी कंट्री स्टेट नहीं लिखा हो तो एन आर्बिट्रेशन क्लॉज which forms the part of contract shall be treated as an agreement of independent of other terms of contract। मैंने आपको बताया था even if the बाकी terms invalid है तो जो arbitration का clause है वो valid होता है, हाँ वैलिड होता है। अगर पूरे अग्रीमेंट में दिक्कत है कि सब पार्टीज ने जबलपुर में साइन किया है और एग्जीक्यूशन जाके इंदौर में किया है और जहां जो विटनेसेस हैं वो अहमदाबाद के, मतलब 3-4 चीजें हो गई, लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज में उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि अगर कुछ दिक्कत होगी तो दिल्ली में सॉल्व होगा, तो सब कुछ छोड़ के हम क्या मानेंगे, दिल्ली में माना जाएगा अग्रीमेंट को लेके, आर्बिट्रेशन क्लॉज को लेके, ठीक है। A decision of the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail exposure the validity of arbitration clause। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नल और वॉइड है, लेकिन हमारा जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो इनवैलिड नहीं है। कहाँ खो गई, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्लॉज में जो भी जुरिसडिक्शन लिखा होगा
ओनली आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है। दूसरा, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो, फिर भी वो क्लॉज क्या होगा, वैलिड होगा, वो कभी भी उसकी इनवैलिडिटी डिसाइड नहीं करेगा। अब ऊपर पढ़ा था अपन ने इंटरम मेजर्स बाय कोर्ट, पढ़ा था इंटरम मेजर्स बाय कोर्ट। कब ले रहे थे हम कोर्ट से इंटरम मेजर्स, अगर कोई माइनर के लिए गार्जियन चाहिए, अनसाउंड माइंड के लिए गार्जियन चाहिए, और प्रोटेक्शन चाहिए थी। कब कब, प्रिजर्वेशन, सेल्स और सेल ऑफ गुड्स। दूसरा, इंस्पेक्शन कराना, अमाउंट सिक्योर कराना है, और एक और पॉइंट था, क्या पढ़, तुम लोग घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब और एनी अदर पॉइंट्स अगर प्रोटेक्शन के लिए लगते हो, सेम चीज लिखी है, उसमें था ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर। इसमें है आपको किसकी हेल्प लेनी है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये कौन हेल्प ले रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट से हेल्प ले रहा है। वहां पे कौन ले रहा था, पार्टीज ले रहे थे फ्रॉम द कोर्ट, यहाँ पे ट्रिब्यूनल ले रहा है। ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेम पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट सेम। कोई इंजंक्शन लगाना, कोई प्रिजर्वेशन कराना, कोई सेल कराना, कोई इंस्पेक्शन कराना हो, या फिर गार्जियन अपॉइंट कराना हो, ठीक है, सेम चीज है। इसमें ड्यूरिंग लिखा है बस, बिफोर आफ्टर नहीं, तो फिर नहीं लेंगे। इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज मेंशन्ड एज इट इज, लिटरल कंस्ट्रक्शन। अब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, ग्राउंड ऑफ चैलेंज में ही देखा कि उस पर्सन को इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमको दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड। द पार्टी शैल बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी एंड ईच पार्टी शैल गिव एन ऑप्शन टू प्रेजेंट देयर केस। डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स, सीपीसी से बाउंड नहीं होंगे ये, पार्टीज आर फ्री टू अग्री, जो भी पोजीशन, जो भी उनको प्रोसीजर चाहिए। फेलिंग एनी अग्रीमेंट, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू दिस पार्ट एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग जैसा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चाहिए। पावर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स अ रूल टू डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस, मटेरियलिटी एंड वेट ऑफ एविडेंस। अब मेरी एक बात सुनो, जैसे आर्बिट्रेटर के पास मैटर आता है तो वो क्या करता है, एक पार्टी है जिसको दिक्कत है, हमने हिमांशी और इसका केस लिया था, निकिता का, ठीक है। तो अगर हिमांशी बोल रही कि मुझे आर्बिट्रेशन के पास जाना है, आर्बिट्रेटर के पास जाना है और मैटर सॉल्व करना है, तो पहली पार्टी कौन हो गई, हिमांशी। सेकंड पार्टी कौन हो गई, निकिता। तो निकिता को नोटिस जाएगा आर्बिट्रेशन का कि तुमको अपीयर होना है आर्बिट्रेटर के सामने। जो निकिता है उसने अपनी प्लेंट फाइल कर दी होगी, जो हिमांशी उसने अपनी प्लेन फाइल कर दी होगी कि मुझे ये दिक्कत है, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पे निकिता कौन हो गई, रिस्पोंडेंट। कौन हो गई, रिस्पोंडेंट। अब निकिता अपने रिस्पॉन्स में क्या देगी, रिटन स्टेटमेंट। क्या देगी, रिटन स्टेटमेंट। जब पहले कौन आया था, हिमांशी, दूसरा कौन आया, निकिता। हिमांशी ने अपनी अपनी बात रखी, सेम क्या हमको अपॉर्चुनिटी निकिता को भी देनी चाहिए एक बार, तो उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी बोलने की, ठीक है। अब दोनों ने अपने अपने साइड से एविडेंस दिए, मैंने पैसे लिए थे, 5 लाख का मुद्दा हो रहा था ना, मैंने पैसे लिए थे, ये बात हुई थी, ये चैट हुई थी, ये ईमेल पास हुआ था, ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। जब ये सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस होंगे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कौन सा बेस्ट एविडेंस, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा रेलेवेंस है, कौन को एडमिट करना है, कौन को नहीं करना है, ठीक है। तो पॉइंट वही लिखा है कि पहली फुल अपॉर्चुनिटी दो, दूसरा सीपीसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पार्टीज अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाए तो ट्रिब्यूनल बताएगा कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, और ट्रिब्यूनल जब देखेगा कि एविडेंसेस आ रहा है तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है टू डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी, मतलब हमको एविडेंस लेना है कि नहीं, रेलेवेंस मतलब एविडेंस रेलेवेंट है कि नहीं, मटीरियलिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और वे करना कौन सा ज्यादा अच्छा एविडेंस है और कौन सा कम अच्छा। ये कौन डिसाइड कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब वो आर्बिट्रेटर या एंटायर आपकी पैनल, ठीक है। प्लेस हमने अब डिसाइड किया था, वेन्यू कौन डिसाइड करता है, पार्टीज। आर्बिट्रेशन एनी लोकेशन में हो सकता है, वही लिखा है, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन स्टेट इफ दे फेल टू रीच द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज डिसाइडेड बाय, किस, कौन डिसाइड करेगा फिर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस। अब हिमांशी कह रही है लेबर चौक में मिलना है, निकिता कह रही है रामपुर में मिलना है, तो कैसे डिसाइड हुआ, तो कौन डिसाइड कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, की इस एरिया में हमको बैठ के अपना चीजें सॉर्ट करनी है, ठीक है। केस लॉ होमवर्क लिखो ये वाला। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल, जब तक पार्टीज अग्री नहीं करती तब तक आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलेगा तो भी नहीं, जब दोनों पार्टीज मानती है कि हाँ हमें बैठना है, हमें बातें करनी है, तब वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए,
एज पर पार्टीज, कोई भी लैंग्वेज आर्बिट्रेशन में चलती है तो पार्टीज आर फ्री टू अग्री अपॉन द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस जिसमें उनको बात करनी है, और दे आर इफ फेल टू अग्रीमेंट तो फिर फेल टू अग्री कौन सी लैंग्वेज करनी है तो कौन बताएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कौन सी लैंग्वेज हमको करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंसेस, अभी मैंने आपको जैसे समझाया, क्लेम किसका है, हिमांशी का कि मुझे 5 लाख चाहिए, डिफेंस किसका है, निकिता का कि मेरे को 5 लाख इसको नहीं देने। तो ये स्टेटमेंट होता है, एक एप्लीकेशन आता है और एक रिस्पोंडेंट की साइड से रिटन स्टेटमेंट आता है। दोनों को राइट है अपना अपना पार्ट लिखित में देना, फिर वो रखता है, फिर बुलाता है, फिर हियरिंग होती है और फिर डिसाइड होता है कि मैटर में क्या हुआ। पहला पॉइंट देखो, प्रोवाइड्स दैट विद इन अ टाइम पीरियड डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैंने आपको बोल दिया 30 दिन में अपना अपना क्लेम लेके आना है। क्लेमिनेंट कौन है, हिमांशी, वो बताएगी फैक्ट्स और सपोर्टिंग हिज क्लेम, अपने अपने जो जो उसको 5 लाख चाहिए उसके साथ उसके पास जो जो एविडेंसेस है वो उसके सामने पुट अप करेगी। स्टेट दैट द पार्टीज में सबमिट द स्टेटमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स दे कंसिडर टू बी रेलेवेंट एंड मे ऐड रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्स। फिर सबसेक्शन बोलता है सबमिट अ काउंटर क्लेम, रिस्पोंडेंट कौन है, निकिता, तो क्लेमिनेंट ने पहले दिया और फिर किसने दिया, सेम चीज रिस्पोंडेंट ने। रिस्पोंडेंट अपना काउंटर क्लेम सबमिट करेगा, सेट ऑफ चाहिए तो सेट ऑफ की बात करेगा, जो भी उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब कि ट्रिब्यूनल के सामने रखना है वो उस चीज को लिखित में लिख के देगा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेफरेंसेस जो भी उसके सपोर्ट में आते हैं। अदरवाइज अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज ईदर पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम और डिफेंस, मतलब कि निकिता को थोड़े टाइम बाद याद आया कि मेरे को एक और डॉक्यूमेंट अटैच करना था, तो अगर पार्टीज अग्री करती है तो उसको भी हम सप्लीमेंट लगाने दे देंगे, या वो बोलेगी मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो अगर पार्टीज अग्री करेंगी तो वो अपने क्लेम में एडजस्ट या चेंजेस कर सकती है, ठीक है। The statement of claims and defense under this section shall be completed within 6 months from the date of arbitrator, जब से वो बुलाता है तब तक आपके पास टाइम है, 6 महीने में अपने रेलेवेंस डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस दे दो, उसके बाद हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आ जाता है हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। हियरिंग मतलब सुनवाई, ठीक है, तो मतलब एक एक को बोलने का मौका मिलेगा। अभी तक क्या दे रहे थे, रिटन में क्लेम्स और डिफेंसेस, अब अपने क्लेम्स और डिफेंसेस के लिए बातें आप कर सकते हो। अनलेस अदरवाइज पार्टीज अग्रीड दे शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स और वेदर दे शुड कंडक्ट इन राइटिंग, मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको जो बोलना है हम आपको लिखित में देंगे, या फिर हम लिखित विखित में कुछ नहीं देंगे, हम आके बात करेंगे और ओरली आपको बताएंगे कि हमें अपने फेवर में क्या कहना है, ठीक है। वो नीचे दोनों पॉइंट्स में ओरल हियरिंग को लेके लिखा हुआ है कि पार्टीज ने अग्री किया है तो वो ओरल हियरिंग्स में चला जाएगा। डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज, देखो टेबल लिखी हुई है, पहले टेबल में क्या लिखा है, क्लेमिनेंट कौन थी, निकिता, वो क्या अपना बात को कम्युनिकेट नहीं, हिमांशी, वो अपनी बात को पुटअप नहीं कर पाई। नेक्स्ट कौन है, रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज डिफेंस, ठीक है, यानी निकिता ने अब अपना पॉइंट नहीं रखा। अगर क्लेमिनेंट ने नहीं लिखा तो ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर देगा प्रोसीडिंग्स कि तुम ही ढंग से क्लेम नहीं लेके आ पाए। अगर रिस्पोंडेंट कर रहा है तो फिर क्या लिखा है, कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स विदाउट ट्रीटिंग दैट द फेलर इटसेल्फ एज एन एडमिशन ऑफ एलिगेशन, मतलब शायद कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट मान लेगा कि उससे गलती हुई है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे उसको एविडेंस में ट्रीट कर लेगा और प्रोसीडिंग्स को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। क्लियर है, तो अगर पार्टी से यहाँ ऊपर सेम लिखा है, सेम चीज, क्लेमिनेंट फेल्स तो टर्मिनेट हो जाती है, रिस्पोंडेंट फेल्स तो कंटिन्यू रहती है, तो ये टेबल से भी पढ़ा तो चलेगा। पार्टीज फेल टू अपियर ऑन ओरल हियरिंग, दोनों आए ही नहीं और डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने भी नहीं आए, तो क्या होगा, प्रोसीडिंग में कंटिन्यू एंड मेक द आर्बिटर ऑन द एविडेंस बिफोर इट, जो हमारे पास है उसके हिसाब से हम अवार्ड दे देंगे, ठीक है। हियरिंग में नहीं आए तो टर्मिनेट नहीं होती है, हियरिंग में नहीं आए तो जो होता है, जो एविडेंसेस है उसके बेस पे अवार्ड आ जाता है। अगर क्लेमिनेंट ने अपने पॉइंट्स नहीं दिए हैं क्लियरली तो टर्मिनेट क्या हो जाती है, प्रोसीडिंग्स। अगर रिस्पोंडेंट ने अपने क्लेम्स अच्छे से नहीं दिए हैं तो फिर कंटिन्यू होती है और हम मान लेते हैं कि उसने एलिगेशन को एडमिट कर लिया है। वही है ना, 6 महीने तक आप लेके आओ जितने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, हियरिंग के बाद अगर पार्टीज अग्री करती है तो लेके आ सकते हो, ठीक है। एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोई एक्सपर्ट लगे तो वो अपॉइंट कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो अगर उसको लगेगा इस मैटर में मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, जैसे वैल्यूएशन करवाना है,
किसी एक प्रॉपर्टी का, उसको नहीं आता भाई, वो लॉयर है, तो वो क्या करेगा, एक्सपर्ट को लेके आएगा. अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट टू रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इश्यूज टू डिटरमाइन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. रिक्वायर अ पार्टी टू गिव द एक्सपर्ट एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो पार्टीज को भी बोल सकता है एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आओ, या खुद भी एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है. कोर्ट असिस्टेंट इन टेकिंग एविडेंस. अब आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, कोर्ट की. क्यों पड़ रही है, एविडेंस लेने के लिए. A party with approval of the tribunal may apply to court for assistance of taking evidence. The application shall specify, मतलब जब कोर्ट की आप असिस्टेंस लोगे कि हमारे एविडेंस आप लो, ठीक है, तो आपको उस क्या क्या देना है. पहला पॉइंट क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर. सबके आपको नेम और एड्रेस देना है. और एप्लीकेशन में क्या देना है, जनरल नेचर केम और रिलीफ सॉट, मतलब हिमांशी ने क्या मांगा है और उसको क्या प्रेयर है, उसकी क्या रिलीफ चाहिए उसको. फिर क्या लिखा है, फिर दे देगी एविडेंस टू बी ऑब्टेन इन पर्टिकुलर. अब एविडेंस जो उसको प्रोड्यूस करवाना है, जो उसको चाहिए, उसके लिए उसने क्या क्या मांगा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी पर्सन टू बी हर्ड एज विटनेस, मतलब उसको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए कि इस विटनेस को बुलाओ, इस पर्सन से ये एविडेंसेस लेके आओ. तो वो अपना नाम, आर्बिट्रेटर का नाम, पार्टीज का नाम, सबके एड्रेस देगा, जो भी क्लेम की बात हुई है वो देगा, जो भी रिलीफ उसने मांगा है वो देगा. फिर उस पर्सन का नाम जिसको उसे एज विटनेस, या उस एक्सपर्ट का नाम जिसे उसे एज विटनेस बुलाना है, उसका नाम वो लिख के देगा कि आप ऑर्डर पास करो कि उसको आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और प्रॉपर्टी टू बी इंस्पेक्टेड. इसको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए कि इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो वो भी लिख के देगा. कोर्ट के पास एविडेंस के लिए वो गया है, तो वो क्या क्या लिख के देगा एप्लीकेशन में, नेम एंड एड्रेस और पार्टीज का और आर्बिट्रेटर का, और जनरल रिलीफ और रिलीफ सॉर्ट, और क्या देगा, एविडेंसेस जो उसको चाहिए, जो विटनेस टू बी हर्ड है या फिर कोई एक्सपर्ट विटनेस, और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन जिसका उसे क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है. ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट. प्रोवाइड दैट वेयर अ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया. ठीक है, in an arbitrator other than international, the arbitral tribunal shall decide the dispute submitted to the arbitration accordance in the substantial for time being in force in India. जैसे भी उसको लड़ाई हुई है, जिस भी बात पे डिस्प्यूट हुआ है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी वो इंडियन लॉ के हिसाब से वो डिसाइड कर लेगा. सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ यानी जो भी उसका जिस भी रिलेटेड मैटर हुआ होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी का एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट, कॉम्पिटिशन रिलेटेड है तो कॉम्पिटिशन का एक्ट, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस भी लॉ से बेस होगा वो बेस लेके वो डिस्प्यूट को करा लेगा. ये इन इंडिया होगा. और इंटरनेशनल में फिर वो क्या करेंगे, फॉरेन लॉ के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ इंडियन लॉ भी इम्प्लाई करना है तो उसको वो करना पड़ेगा. द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट इन द अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ लॉ डेजिग्नेटेड बाय द parties. Any designation by the parties of law, legal system of the given country shall be construed unless agreed by the parties. मतलब इंटरनेशनल में लिखो ऐसे, as per parties, as per parties. और if failed लिखो, if failed, arbitral tribunal, if failed, arbitral tribunal shall apply the appropriate rule of law, shall apply the appropriate rule of law, shall apply the appropriate rule of law, shall apply appropriate rule of law. ठीक है, जो भी डिसीजन होता है बाय द पैनल ऑफ द आर्बिट्रेटर वो बाइंडिंग होता है. ठीक है, unless otherwise agreed, if the arbitral proceedings is more than one arbitrator, any decision of the arbitrator shall be made in accordance with the majority of the members. मतलब इसलिए हमको 7 चाहिए कि जो भी मेजर बोलेगा वो आपको कर लेना है. If authorized by the parties or all members of the tribunal, question of the procedure may be decided by the preceding. तो जो 7th वाला होगा, जो 5th वाला होगा, जो 3rd वाला होगा वो preceding arbitrator. और कहीं भी दिक्कत हो तो जो उसने बात बोली हुई है वो हमको फॉलो करनी पड़ेगी. असेंशियल ऑफ अवार्ड, अवार्ड यानी वहां लिख लो ऑर्डर,
हम्म, दोनों जिस पे अग्री करेंगे वो ही होगा, इंटरनेशनल या इंडिया, और दोनों अगर नहीं अग्री पाए तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो बोले। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या लिखा है, असेंशियल्स, मतलब एक अवार्ड जो आता है उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट रिटन एंड स्टैम्प, दूसरा पॉइंट साइंड होना चाहिए, तीसरा रीजन होना चाहिए। रीजन यानी जो भी उसने दिया है वो रीजन देना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि रीजन देना है तो ही उसको देना पड़ेगा एक्सप्रेशन, नहीं तो उसको रीजन देने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, डेटेड होनी चाहिए और मेंशन प्लेस कर दो, और क्लैरिटी ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, जितना अमाउंट देना है, 5 लाख है, फिर इंटरेस्ट है, फिर ये प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ आपको क्लियरली देना पड़ेगा। और क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मेरी इतनी फीस बनती है, और लास्ट डिलीवरी ऑफ कॉपी, सबको वो कॉपीज जाएंगे। असेंशियल्स और अवार्ड क्या क्या है, रिटन एंड स्टैम्प, दूसरा साइंड होना चाहिए, तीसरा रीजन, और फिर डेटेड होना चाहिए, और मेंशन एंड प्लेस, फिर क्लैरिटी ऑफ वैल्यू और इंटरेस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और लास्ट डिलीवरी ऑफ कॉपीज। अंदर का एक बार रीड कर लोगे। देखो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड में पहला टाइप क्या लिखा है, इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड यानी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो आया हो। फिर क्या लिखा है, एडिशनल अवार्ड। एडिशनल मतलब एक बार अवार्ड आ गया, फिर भी आपको चाहिए कि यार आपने ये छूट गया है, आपको एक और बात लिखनी थी, तो आपने क्या करवा लिया, एक और चीज ऐड करवा ली, तो ये क्या हो गया, एडिशनल अवार्ड। फिर क्या लिखा है, सेटलमेंट अवार्ड, मतलब आर्बिट्रेशन हुआ ही नहीं, उससे पहले क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। मतलब कि आपका प्रोसीजर ऐसा था कि पहले आप सेटलमेंट वाले में चले गए, कंसिलिएशन में चले गए, मीडिएशन में चले गए, तो वो वाले अवार्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट अवार्ड। और लास्ट क्या लिखा है, फाइनल अवार्ड, मतलब जो आर्बिट्रेशन ने दिया। अब जो असेंशियल्स थे और ये थे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट में शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, बहुत बड़ा है, क्या क्या पढ़ना है, पहले रीड तो पूरा करना पड़ेगा इंटायर, क्योंकि हमने एक भी सेक्शन स्किप नहीं किया। पर क्या क्या से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, पूछना। हाँ, सेटलमेंट अवार्ड, देख सेटलमेंट अवार्ड क्या लिखा है, विद द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या किया, मीडिएशन यूज किया या फिर कंसिलिएशन यूज किया। मीडिएशन में क्या होता है, बस बीच में हम बैठ जाते हैं, आपस में सामने वाले को बोलते हैं आप बातें करो, ठीक है। कंसिलिएशन में हम सजेस्ट करते हैं, कंसिलिएशन में हम सजेस्ट करते हैं ये चीज करोगे ना तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, ये चीज करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। आर्बिट्रेशन में हम क्या करते हैं, बताते हैं कि सुना ये करना पड़ेगा, सुनो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में नहीं आए, मीडिएशन और कंसिलिएशन में ही शायद आपकी बात खत्म हो गई, तो आप लोग ने क्या कर लिया, सेटल कर लिया। मतलब मीडिएशन में सामने वाले और दोनों पार्टीज है, हिमांशु और निकिता, दोनों ने बोला चल ठीक है 2 लाख दे खत्म कर, तो हिमांशु ने भी अग्री किया, 2 लाख खत्म, तो ये क्या हो गया, मीडिएशन में इनका सॉर्ट हो गया, तो ये सेटलमेंट अवार्ड हुआ। ये किसी आर्बिट्रेटर ने नहीं बोला ऐसा करना पड़ेगा, दोनों ने अग्री कर लिया कि ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स हो गए, इंटरिम, एडिशनल, सेटलमेंट और फाइनल, ठीक है। इंटरिम यानी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, सेट एडिशनल यानी वो एड ऑन हो गया, सेटलमेंट यानी मीडिएशन और कंसिलिएशन, और फाइनल यानी जो आर्बिट्रेटर ने दिया। हाँ, इंस्टीट्यूटेड लिखा होगा ना, रीजन विच इज एक्यूटेड बाय द रिकॉर्डिंग, जो उसके साथ जुड़ के आते हैं सारी बातें, मतलब अवार्ड पास किया उसके साथ उसके पीछे क्या क्या आया, उसके पीछे ये एविडेंस आए, उसके पीछे ये वाले बातें आए, उसके पीछे विटनेस आए, तो ये अक्यूंटेटेड मतलब उसके साथ पीछे जुड़ के आए। चलो, अब टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, मैंने आपको बताया था कितने टाइम में आर्बिट्रेशन खत्म होना चाहिए, 1 साल में, मतलब 1 साल में आपका फाइनल अवार्ड आ जाना चाहिए। देखो एज पर सेक्शन 29A द अवार्ड शैल बी मेड, कितना लिखा है, विद इन पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, प्लीडिंग्स। फिर 29B में क्या लिखा है, if the parties to arbitration agreement may at any stage either before or at the time of the appointment of arbiter agree to in writing to have the dispute resolved by fast track procedure, जैसे summary procedure, summary trial, वैसे इसमें क्या आता है, fast track procedure, the award कितने महीने में पास हो जाना चाहिए, 6 महीने में, मतलब 12 months और 6 months में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक बता रही हूँ क्या होता है, ठीक है। द आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सटेंशन मिलेगा,
6 महीने का। मतलब कि टाइम लिमिट में दो सेक्शन है बच्चे, एक 29A और एक 29B। 29A नॉर्मल प्रोसीडिंग कितने महीने में खत्म होगी, 1 साल में, ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सटेंशन, 6 महीने। 29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अप्लाई किया है तो कितने, 6 महीने में मैटर सॉल्व। फास्ट ट्रैक में सुनता नहीं है वो, डॉक्यूमेंट्स रखे देखे देखे अवार्ड खत्म। ठीक है, नहीं, इसके साथ जो सेक्शंस हैं ये पूरे फास्ट ट्रैक के हैं। ठीक है, ये आप फोटो, एक्सक्यूज मी, इसके सब सेक्शंस हैं ये। ठीक है, देखो, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर कितने महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए, गिवन 6 मंथ। जनरल टाइमलाइन ऑफ अवार्ड कितना है बच्चे, 12 मंथ्स। ठीक है, इंटरनेशनल कमर्शियल अगर है तो एज सून एज पॉसिबल, टारगेट लेकिन 12 महीने का आपको लेके चलना है। इंसेंटिव ऑफ टाइमली कंप्लीशन, इफ द ट्रिब्यूनल गिव्स द अवार्ड विद इन 6 मंथ्स इट इज एलिजिबल टू एडिशनल फीस। अगर आर्बिट्रेटर ने फटाफट काम कर दिया तो उसको एक्स्ट्रा फीस मिलेगी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, आपको कितना एक्सटेंशन मिल रहा है, 6 more months का। टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन में, इफ द अवार्ड इज नॉट डिलीवर्ड विद इन द ओरिजिनल एक्सटेंडेड टाइम द आर्बिट्रेट मैंडेट्स विल टर्मिनेट अनलेस द कोर्ट एक्सटेंड्स द टाइम। मतलब 6 महीने के भी ऊपर एक्सटेंशन होता है, लेकिन किसके नाम पे होता है, कोर्ट के नाम पे, नहीं तो उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। फिर कोर्ट्स पावर टू रिड्यूस द फीस, इफ द ट्रिब्यूनल डिलेस तो फीस रिड्यूस भी होगी। मतलब जल्दी कर रहा है तो एडिशनल फीस ले रहा है, और डिले कर रहा है तो फीस हम रिड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है। 5% पर मंथ डिले भी होगा, इसीलिए आर्बिट्रेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एनी पार्टी कैन अप्लाई टू कोर्ट कि भाई हमको क्या कराना है, टाइम एक्सटेंड कराना है। सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब हमको क्या कराना है, चेंज कराना है आर्बिट्रेशन, हमको नहीं पसंद आ रहा है तो द इफ नीडेड कोर्ट कैन रिप्लेस वन और मोर आर्बिट्रेटर, न्यू आर्बिट्रेटर विल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स जहां पे अर्लियर वाला छोड़ के गया था। कोर्ट इम्पोज फीस, द कोर्ट कैन इम्पोज कॉस्ट एंड पेनाल्टीज फॉर एनी पार्टीज इफ नेसेसरी। टाइमली डिस्पोजल ऑफ एक्सटेंशन एप्लीकेशन, द कोर्ट शुड ट्राई एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 60 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर, ये कितने दिन में कोर्ट रिजॉल्व करके देगा, 60 डेज में। ठीक है, अब मेरे को एक बार टाइमलाइन समझो। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो जानी चाहिए, तो आप पहले लिखोगे 29A कि कितने महीने में कर देनी है, 12। ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन कितना, 6 महीने का। 6 महीने से ऊपर जाना हो तो कोर्ट की है, अगर और डिले हो रहा है तो फीस कम होगी, अगर जल्दी से क्विकली कर लिया तो फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फास्ट ट्रैक है तो कितने महीने में खत्म करना है, 6 महीने में। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन का बात नहीं लिखिए, और नहीं हो पाया विद इन द टाइम तो क्या होगा, नहीं हो पाया विद इन द टाइम तो टर्मिनेट हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन अपॉइंट हो जाएगा। कोर्ट कभी भी आपको पेनाल्टीज या फिर ये सब लगा सकती। कोर्ट ये वाली एप्लीकेशन सब्सटीट्यूशन वाली या फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम कितने दिन में रिजॉल्व करके देगी, 60 डेज में, 60 डेज। ठीक है, अब देखो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर यानी द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट कभी भी एट द स्टेज और बिफोर द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अग्री इन राइटिंग टू हैव द डिस्प्यूट रिजॉल्व फास्ट ट्रैक। मतलब पहले या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग में डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, फास्ट ट्रैक चाहिए। फास्ट ट्रैक की पहली हेडिंग क्या लिखा है, रिटन प्लीडिंग्स होती है विदाउट ओरल, मतलब हम बहसबाजी करेंगे ही नहीं, हम जो लिखित में दोगे उसके बेस पे क्या कर देंगे, अवार्ड देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्दर क्लैरिफिकेशन, फिर क्या लिखा है, ओरल हियरिंग तब होगी जब आप रिक्वेस्ट करोगे, वरना हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। और प्रोसीजरल डिस्क्रिशन मतलब पार्टीज के पास डिसीजन मेकिंग राइट है कि उनको किस तरीके से इसे डिसाइड करना है। फटाफट ये 4 पॉइंट्स रीड करो। The arbitral tribunal may dispense with any technical formalities if an oral hearing is held and adopt such procedure as deemed appropriate for expeditious disposal for, मतलब कि जैसे बहुत सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती है कोर्ट में, अभी आपको आना है, साइन करने आना है, वो क्या करेगा, डिस्पेंस कर देगा, ये सब आपको फॉलो नहीं करनी, सीधे क्या करवाना है, हमको हियरिंग करानी है, तो उसने डिस्पेंस कर दी, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज कट। ओरल हियरिंग रिक्वेस्ट आएगी तो ही करूंगा, वरना मेरे को जो प्रोसीजर जो जितनी जल्दी सॉल्व हो सके वो मैं अपने
के इस हिसाब से फॉलो करवा लूंगा, ठीक है। एज एक्सपीडिशली पॉसिबल, जो जितनी जल्दी खत्म हो सके वो वाला प्रोसीजर मैं आपको फॉलो करा लूंगा। ये क्या हो गया, फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक को इंपॉर्टेंट मार्क करो। आर्बिट्रेशन हो गया है थोड़ा सा खत्म, लेकिन अभी थोड़ा सा अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, मतलब मीडिएशन और कंसिलिएशन। मैंने आपको तीनों बता दिया। आर्बिट्रेशन में वो अपनी चलवाता है, मीडिएशन में दोनों को बोलता है बातें करो, कंसिलिएशन में सिर्फ सजेशंस देता है, भाई तुझसे बात कर लेगा तो काम हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही तो है ना, चैलेंज कर सकते हैं ना, होता है ना, सब बिकते हैं, सब बिकता है मार्केट में, सब बिक जाता है, आदमी इंसान सब, जो दिखता है वो बिक जाता है। चलो, सेक्शन 30, इट इज नॉट इनकम्पैटिबल विद एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट फॉर एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू encourage सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट एंड व्हेन द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यूज मीडिएशन एंड कंसिलेशन अदर प्रोसीजर। मतलब जब लगता है कि दोस्ती हो सकती है, पॉसिबल है कि सेटलमेंट हो सकता है, तो वो कहाँ भेज देता है उसको, मीडिएशन में या कंसिलिएशन में। कंसिलिएशन में एक बंदा दे देगा जो सजेशन देता रहेगा, मीडिएशन में कुछ नहीं, खड़े रहता है कोर्ट, बात करो, मैं बस खड़ा हूं, ऐसा होता है, ठीक है। एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टू एनकरेज द सेटलमेंट। जैसे ही आर्बिट्रेटर को लगेगा कि सॉल्व हो रहा है मैटर, बात हो सकती है, सेटल हो सकता है, कहाँ भेज देगा उनको, मीडिएशन में या कंसिलिएशन। और पता है आखिरी तक लड़ाई करते ही रहेंगे तो क्या पास कर देगा, अवार्ड पास कर देगा, ठीक है। The parties settle the dispute. The arbitral tribunal shall terminate the proceedings if requested by the parties and not objected by the tribunal. Record the settlement in form of arbitral tribunal on the agreed terms. रिकॉर्डिंग कर लेंगे, पार्टीज सेटल करने के लिए रेडी है ना डिस्प्यूट के, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स पार्टीज रेडी हैं, तो वो उनको भेज देगा सेटलमेंट में और सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करेगा मतलब वो लिखता जाएगा, सेटलमेंट वाला बंदा, मतलब कंसिलेटर या फिर मीडिएटर। An arbitral award and agreed terms shall made be in accordance, shall state it in an arbitral, मतलब once the settlement is done through mediation और conciliation, उसके बाद final क्या आ जाता है, arbitral award आ जाता है, ठीक है। Form and contents of arbitral award, important mark करो और एक sticky note लगाओ। सेक्शन 31 मैंडेट्स, सेक्शन 31 लिखते नहीं है जब तक लोग, सेक्शन 31 मैंडेट्स, section 31 mandates the arbitral awards be in writing. Section 31 mandates the arbitral award be in writing, signed by the arbitrator, signed by the arbitrators. क्या सबको साइन करना पड़ेगा अगर पूरी पैनल बैठी होगी तो, हाँ, मेजॉरिटी चलेगी, सिग्नेचर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है। मोर देन वन है तो मेजोरिटी ने साइन किया तो चलेगा, ठीक है। सेक्शन 31 मैंडेट्स दैट द आर्बिट्रल अवार्ड बी इन राइटिंग, साइंड बाय द आर्बिट्रेटर, ब्रैकेट में लिखो मेजोरिटी, ब्रैकेट में लिखो मेजोरिटी, and state the reason, and states the reason unless waived by the parties, unless waived by the parties, signed by the arbitrators, ब्रैकेट में लिखो मेजॉरिटी, signed by the arbitrators, ब्रैकेट में लिखो मेजॉरिटी, उसके बाद लिखो and state the reason, and state the reason unless waived, waived मतलब मना कर दिया ना, टर्मिनेट कर दिया, अगर नहीं हुआ है टर्मिनेशन तो उसको रीजन देना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द अग्रीड टर्म्स, बेस्ड ऑन द अग्रीड टर्म्स, waived by the parties based on the agreed terms. उसके बाद लिखो इट, full stop, it must mention the date and place, it must mention the date and place, it must mention the date and place
of arbitration and deliver to all parties and deliver to all parties. इतना लिखा. It must mention the date and place and deliver to all parties. Full stop. Last point लिखो. Tribunal can issue interim awards. Tribunal can issue interim awards and include interest on monetary awards. ये जो last line लिखी ना, the tribunal वाली, वो पूरी लिख लो. लिख लिया. अब देखो क्या बोला है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड आता है तो क्या क्या करना है. सबको साइन करना है, और मोर देन वन है आर्बिट्रेटर तो मेजॉरिटी को साइन करना है. फिर साथ में क्या मेंशन करना है, रीजंस. रीजंस के साथ डेट और प्लेस. डेट और प्लेस के साथ डिलीवरी करनी है कॉपीज टू अदर पार्टीज. और ट्रिब्यूनल कैन इशू, क्या इशू कर रहा है ये, इंटरिम अवार्ड. इंटरिम अवार्ड क्या था, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन मॉनिटरी अवार्ड्स. मतलब और जो जो बात वो बोलेगा उस पर क्या चार्ज कर लेगा, इंटरेस्ट. ठीक है. with the post award interest 2% above the prevailing rate until payment. तो 2% का इंटरेस्ट भी वो आपसे चाहे तो चार्ज कर सकता है फीस में अपने. ठीक है. अब रिजाइम फॉर कॉस्ट, अपने एक पढ़ा था कॉस्ट. कौन डिसाइड करेगा, किसको पे करना है, कब पे करना है, कोर्ट डिसाइड करेगा. क्या क्या डिसाइड करेगा, किसको पे करना है, कब पे करना है और कितना पे करना है. देखो वही लिखा है. इन रिलेशन टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और एनी प्रीवियस द कोर्ट और द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सीपीसी हैव डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन. फर्स्ट पॉइंट, वेदर द कॉस्ट पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर. दूसरा क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड व्हेन सच कॉस्ट टू बी पेड. वही लिखा है. अब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या क्या है, फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉस्ट और कोर्ट और विटनेस. नेक्स्ट क्या लिखा है, लीगल फीस और एक्सपेंसेस. फिर क्या लिखा है, ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ सुपरवाइजिंग द आर्बिट्रेशन. और लास्ट एनी अदर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग्स. तो ये सब कौन भरेगा, कब भरेगा, किसको भरेगा, ये डिसाइड कौन करता है, कोर्ट. इररिस्पेक्टिव ऑफ सीपीसी, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, कोर्ट के पास ये पावर है, डिस्क्रिशन पावर है कि वो ये चीज डिसाइड करता है. सही में बहुत गर्मी हो रही है, तुम लोग कैसे बैठ जाते हो यार, पीछे ठंडी लगती होगी. हम्म. अरे ये वहां से ही चालू होगा शैली, पुल करना पड़ेगा बस. थैंक्स. फिर एक और सबसेक्शन लिखा हुआ है, if the court of arbitral tribunal decides to make an order to make the payment to cost, the general rule is that unsuccessfully party will be ordered to pay the cost at the successful party. The court or tribunal may make a different order for reasons of recording in writing. मतलब कि अगर ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया, एक तो कोर्ट के पास पावर है और एक किसके पास है,
इफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिसाइड्स टू मेक एन ऑर्डर एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, तो जहां पे भी अनसक्सेसफुल पार्टी है विल बी ऑर्डर टू पे द कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी, मतलब कि एक पार्टी जीती है एक पार्टी हारी है। हो सकता है हिमांशी सक्सेसफुल पार्टी और निकिता अनसक्सेसफुल पार्टी, निकिता कॉस्ट को बेयर करेगी और कॉस्ट पे करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सेक्शन 31A इन डिटरमाइनिंग provides that determining the cause, the court or tribunal shall have the record to all the circumstances, conduct of all the parties, whether parties have succeeded in the case, whether the party have any frivolous counter claim, whether any reasonable offer to settle the डिस्प्यूट। कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कंडक्ट किसने कराई है, कौन सक्सीड हो रहा है, कोई और काउंटर क्लेम है क्या सामने वाले का, या फिर कोई और सेटलमेंट डिस्प्यूट का भी कोई रीजन है, तो वो कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, कौन किसको कितना पे करेगा, प्रपोर्शन ऑफ अनदर्स पार्टीज कॉस्ट, स्टेट ऑफ द अमाउंट हो सकता है। अच्छा, डिसाइड कैसे होती है कॉस्ट, हो सकता है हिमांशी पेयर करे, क्यों, क्योंकि हिमांशी ने पुटअप किया था ना आर्बिट्रेशन करना है। फिर हिमांशी अगर जीत गई और वो बोलती है कि निकिता मुझे सारी कॉस्ट पे करेगी, तो कॉस्ट पे करती है। हिमांशी कहती है छोड़ो यार 5 लाख तो खत्म करो, जितना खर्चा हुआ मैंने बेयर किया, तो फिर निकिता को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जनरली लोग मांगते ही हैं, कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि लीगल फीस बहुत लगी है, आर्बिट्रेटर की फीस बहुत लगी है, तो वो भी आप जो हारता है, जो अनसक्सेसफुल पार्टी होती है, उसको वो चीज देनी पड़ती है। ठीक है, किसको, हिमांशी अकेले नहीं कर सकती ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट, दोनों पार्टीज अग्री करती है हमको आर्बिट्रेशन में जाना है तभी तो होता है ना, एक जन थोड़ी कर पाता है। अगर निकिता नहीं आई नोटिस के बाद भी तो कुछ नहीं कर सकते, सीधे कोर्ट जाएंगे। फिर क्लॉज में ही लिखा है ना कि डिस्प्यूट होगा तो दोनों बैठ के आर्बिट्रेटर के साथ अपॉइंट करेंगे। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, टर्मिनेशन यानी खत्म हो गई प्रोसीडिंग्स। ठीक है, खत्म हो गई तो क्या होगा, फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड आएगा बाय एन ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इसमें शैल इशू एन ऑर्डर और टर्मिनेट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, द क्लेमिनेंट विदड्रॉ हिज क्लेम्स, या फिर पार्टीज अग्री टू टर्मिनेट, या फिर ट्रिब्यूनल फाइंड्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हैज अदर मेंशन अननेसेसरी और इम्पॉसिबल डिले, तो वो ये डिसकंटिन्यू करके उसको बोल देगा आप कहाँ जाओ कोर्ट। टर्मिनेट कब कब होती है, जब हिमांशी ने अपना क्लेम वापस ले लिया कि मुझे निकिता से 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, जब पार्टीज ने अग्री कर लिया कि खत्म करो यार मुझे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स नहीं कंटिन्यू करनी, जो भी अवार्ड है देके खत्म करो, और जब अननेसेसरी डिले हो रहा है या इम्पॉसिबल हो गया है तभी भी कोर्ट क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, आर्बिट्रेशन को खत्म करो, इस हियरिंग को कोर्ट में कंटिन्यू करो, तो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगे आपकी टर्मिनेट। इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब टॉपिक है करेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड और एडिशनल अवार्ड। करेक्शन और इंटरप्रिटेशन यानी समझ नहीं आया तो इंटरप्रेट कर दो, करेक्शन यानी कुछ ना कुछ माइन्यूट करेक्शंस कराने, और एडिशनल अवार्ड क्या था, कुछ भी एड ऑन कराना हो तो। ठीक है, एक स्टिकी नोट लगाओ, लगाया। सेक्शन 33, सेक्शन 33, सेक्शन 33 allows the party allows the party allows the party allows the party to request corrections in the award, to request corrections in the award। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। विद इन 30 डेज, कब कर सकते हैं, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द अवार्ड, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द अवार्ड, within 30 days of receiving an award, a party may ask the tribunal to correct clerical errors. Within 30 days of receiving the award, the party may ask the tribunal to correct clerical
clerical error or seek interpretation or seek interpretation, huh? Ask the tribunal to correct clerical error, to correct clerical error or seek interpretation or seek interpretation of specific points or seek interpretation of specific points. ठीक है, full stop. If justified, with tribunal में respond. If justified, tribunal में respond within 30 days. If justified, tribunal में respond 30 days. Tribunal party में ask tribunal to correct clerical errors or seek interpretation of specific points or seek interpretation of specific points, full stop. If justified, tribunal must respond within 30 days. If justified, tribunal must respond within 30. Also correct the errors. Also 30 days के बाद also correct the errors. Also correct the errors. इतना लिखा. Next point. Additionally, party may request an additional award. Party may request an additional award for claims omitted. Omitted यानी भूल गया. ठीक है. For claims omitted, additionally, the party may request an additional award. The party may request an additional award for his claims omitted. For his claims omitted within 30 days. Within 30 days. 60 days, I'm sorry. Within 60 days. 60 कर दे उसको. 3 को 6 बना देना. ठीक है. एक्सटेंशन अलाउड. फुल स्टॉप के बाद बस लिख दो एक्सटेंशन अलाउड. क्या समझ आया पॉइंट से कि कोई भी एरर्स हो, कोई भी इंटरप्रिटेशन चाहिए हो तो आप क्या बोल सकते हो 30 दिन में कि हमको इसको समझा के दो या ये चीज करेक्ट करके दो. और अगर आपको एडिशनल अवार्ड चाहिए तो आप कितने दिन में फाइल कर सकते हो 60 डेज में. ठीक है. 60 डेज में बोल सकते हो कि हमको क्या होना, एक एडिशनल अवार्ड होना. फिर पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. सेटिंग असाइड माने नहीं, सेट ऑफ नहीं. जो ऑर्डर किया है वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, हमको क्या कराना है, उसको सेट असाइड करना है. मतलब निकिता खुश नहीं है 5 लाख रुपए हिमांशी को देने, तो वो क्या फाइल करेगी, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड. ठीक है. स्टे कुछ भी सेटिंग असाइड के लिए कुछ भी सेट असाइड करा रहे हैं हमको, चाहिए ही नहीं ऑर्डर. स्टे भी चाहिए. अगर स्टे जैसा है तो स्टे फिर फाइल करना पड़ेगा स्टे के लिए कोर्ट में. चलो. अ पार्टी कैन अप्रोच टू कोर्ट फॉर सेट असाइड एन आर्बिटर ओनली थ्रू एन एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 2 और 3. 2 और 3 में है द अवार्ड में बी सेट असाइड इफ द पार्टी वाज अंडर इनकैपेसिटी यानी अनसाउंड माइंड की थी. द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज इनवैलिड अंडर द एप्लीकेबल लॉ. मतलब अग्रीमेंट भी हमारा वैलिड नहीं है. द पार्टी वाज नॉट गिव प्रॉपर नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन, अनएबल टू प्रेजेंट द केस. 3 चीजों में वह सेट असाइड करने की बात कर सकती है. कौन, निकिता, कि तब जब वो इनकेपेबल थी. ठीक है. दूसरा, वैलिड नहीं था हमारा कोई अग्रीमेंट. दूसरा, मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं मिला है, मैं आपका अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करूंगी. ठीक है. इसके बाद द अवार्ड डील्स विद द मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन. ओनली अनरिलेटेड पार्टी कैन सेट असाइड. ठीक है. अगर बियॉन्ड द स्कोप है तो फिर जो पार्टी थर्ड पार्टी वो भी बोल सकती है कि इस अवार्ड को क्या करो, सेट असाइड. ये कैसे होगा, अगर एक लैंड को लेके बात हो रही है. ठीक है. लैंड एक थर्ड पार्टी की ओनर है. लैंड की ओनर एक थर्ड पार्टी. अब लैंड को लेके अवार्ड आया है तो क्या ये भी फाइल कर सकती है सेट असाइड के लिए? हाँ, कर सकती है. ठीक है. The arbitral procedure or composition was not agreed unless it conflicts with mandatory of legal provisions. The subject matter was not arbitrarily by law or the award is against the public policy. ये सारे पॉइंट्स को लेके भी आप सेट असाइड करा सकते हो. पहला क्या हो गया कि कुछ ना कुछ
कॉन्फ्लिक्ट था, दूसरा आर्बिट्रल लॉ के हिसाब से नहीं आया है, तीसरा अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। फिर और सबसेक्शन है इन द डोमेस्टिक आर्बिट, डोमेस्टिक यानी जो इंडिया में हो रहे हैं, अगर इफ देयर इज अ पेटेंट इलीगैलिटी ऑन द फेस बट इज नॉट करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन और री इवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस, मतलब कि हमको ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड वो लीगल नहीं लग रहा है, तो हम उसे क्या फाइल करेंगे, सेट असाइड के लिए फाइल करेंगे। द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड, कितने टाइम में फाइल करना है, 3 मंथ्स यानी 90 डेज। अब फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है अगर आपके पास सफिशिएंट क्लॉज हो तो। द कोर्ट में adjourn द प्रोसीडिंग्स टू अलाउ द ट्रिब्यूनल टू करेक्ट द इश्यूज इन द अवार्ड, और द नोटिस, प्रायर नोटिस टू द अदर पार्टी देना ही पड़ेगा कि हम क्या करा रहे हैं, अवार्ड को सेट असाइड कर रहे हैं। द एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर आफ्टर सर्विंग द नोटिस। इसका फोटो खींचो, इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस है। मेन चीज याद रखो, सेट असाइड कब कब होता है, इनकेपेबल है जब लॉ के हिसाब से नहीं है, और तीसरा नहीं, तीसरा है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड नहीं था। पहले देखो मेरा बच्चा याद करो, पहला क्या है, इनकेपेबल था, दूसरा इनवैलिड था अग्रीमेंट लॉ, और लास्ट प्रॉपर नोटिस नहीं मिला। अब थर्ड पार्टी कब फाइल कर सकती है, थर्ड पार्टी कब फाइल कर सकती है, जब बियॉन्ड द स्कोप है, ठीक है। पहली चीज जब वो बोलेगा कॉन्फ्लिक्ट इज मैंडेट, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसीजर में आपने कॉन्फ्लिक्ट किया है, और फिर आर्बिट्रल लॉ के हिसाब से नहीं, और थर्ड पॉइंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तब भी आप सेट असाइड फाइल कर सकते हो। अब फोटो ले ले, मैं हेडिंग दिखा देती हूँ, पहले यहां तक लो, ये पूरे पॉइंट्स है कि कब कब सेट असाइड हो सकता है, हो गया। फिर यहां से ठीक है, केस लॉ होमवर्क लिखो वो वाला। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड एंड एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब अब हमें क्या कराना है, एनफोर्स, इनैक्ट कराना है जो अवार्ड आया है, ठीक है। इफ नो एप्लीकेशन इज मेड टू सेट असाइड विद इन द टाइम लिमिट, द अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल। अवार्ड क्या बन गया, एनफोर्सेबल, लाइक अ कोर्ट डिक्री। डिक्री क्या थी, फाइनल ऑर्डर, मतलब अवार्ड क्या होता है, फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिक्री जैसा होता है, ठीक है, अंडर द सीपीसी। तो जैसे सीपीसी में आप एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड कराते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कराते हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम, उसका एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड करा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। इफेक्ट ऑफ सेटिंग असाइड, मतलब कि अगर सेट असाइड की आ गई, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऊपर सेट असाइड डज नॉट ऑटोमेटिकली स्टे द एनफोर्समेंट, अ स्टे ऑर्डर में सेपरेटली रिक्वेस्टेड एंड ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो इंजंक्शन अब आएगा कि आगे जाके काम मत करना, मैंने आपका एक जो आर्बिट्रल अवार्ड आया था उसका सेट असाइड फाइल कर दिया है, और एक और स्टे ऑर्डर भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। मतलब अगर सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई, स्टे ऑर्डर नहीं लाए, तो उसको हम क्या मान लेंगे, फाइनल अवार्ड, फाइनल डिग्री। पता नहीं सब हाँ ध्यान है, कितने दिन में पेपर है, हाँ एक दिन में, 1 महीने बाद ना, हालत तो नहीं लग रही। चलो, स्टे ऑफ ऑपरेशन, द कोर्ट कैन ग्रांट अ स्टे ऑन अवार्ड्स ऑपरेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस रिकॉर्ड इन राइटिंग। द मॉनेटरी अवार्ड, द कोर्ट विल फॉलो द सेम रूल्स एज स्टेइंग मनी डिक्रीज इन द CPC. The stay in case of fraud or corruption, if the court find prima facie कि fraud और corruption से आपने award निकाला, it will grant an unconditional stay, मतलब कोई condition नहीं, complete stay, ताला लग जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका फोटो लो, एनफोर्समेंट अवार्ड, मतलब कि स्टे और सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई है, तो जैसे सीपीसी में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होता था, इसमें भी एनफोर्समेंट अवार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर स्टे की है तो स्टे लग जाएगा, करप्शन है तो कंप्लीट स्टे, अनकंडीशनल स्टे, और कोई पैसे इन्वॉल्व है तो कॉस्ट की पहले बात होगी, मॉनेटरी पैसा रखवाया जाएगा, उसके बाद प्रोसीडिंग्स होंगी, मतलब तब तक हमने उसको सेट असाइड करने का काम किया है, ठीक है। दिस इज एनफोर्समेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और जो ये फोटो में लिख है ना पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स याद कर लेना। सेट असाइड हाँ डिक्री के आने के बाद ही हुआ ना, अवार्ड है हमको नहीं पसंद आया, नहीं खींचा, चारों तो थे, एक साथ ले ले, बस इतना ही है, ठीक है। अपीलेबल ऑर्डर्स, अपीलेबल ऑर्डर्स यानी जिसके अगेंस्ट हम अपील करेंगे,
दे रही हूं, बस इसके बाद दे रही हूँ, ठीक है। अपीलेबल ऑर्डर्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपील करेंगे। मतलब हमको अवार्ड नहीं अच्छा लगा तो या तो हमने सेट असाइड फाइल कराया। सेट असाइड कब कब करा सकते हैं, इनकैपेसिटी हो, लॉ के हिसाब से नहीं हो, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो, और इनवैलिड है आपका अग्रीमेंट, ठीक है, या फिर हमको कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेसिस पे, कॉस्ट पे कुछ ना कुछ उसने फ्रॉड किया, तब हम क्या कराएंगे, सेट असाइड। अगर हमको सब कुछ फेयर है, सेट असाइड का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे। अपील में आता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग orders. Law here appeals from the original decree, namely refusing to refer the parties to arbitration. दूसरा, granting or refusing to grant any measures or setting aside or refusing to set aside the arbitral tribunal. मतलब कि arbitration में आप आए, आपको पार्टीज ने क्या बोला, भगो यहाँ से, arbitration में हम नहीं जाने देंगे, तो आप क्या फाइल करोगे, अपील फाइल करोगे। आपको ग्रांटिंग या रिफ्यूज कर दिया, हम कोई भी मेजर, इंटर मेजर याद है ना कोर्ट से लेते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, गार्जियन अपॉइंट करने नहीं मिला, स्टे नहीं लगवाया, इंस्पेक्शन नहीं हुआ, प्रिजर्वेशन नहीं हुआ, अमाउंट सिक्योर नहीं हुआ, तो आप क्या फाइल करोगे, अपील। वो सेक्शन 9 ही था, सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। सेट असाइड नहीं किया तो क्या करोगे, अपील फाइल करोगे। कब कब अपील फाइल करते हैं, जब आर्बिट्रेशन में आने ही नहीं दिया आपको, कोई इंटर मेजर नहीं दिया कोर्ट ने, और फिर सेट असाइड भी नहीं किया कोर्ट ने, तो आप क्या फाइल करोगे, अपील। द अपील shall lie to a court from an order of arbitral tribunal accepting the plea or granting or refusing the interim measure। वही चीज लिखी कि मेरी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं ली और ना ही मुझे कोई भी इंटरम मेजर करने दिया, ठीक है। एक बार बस इसका फोटो ले लो, इसको आप बस रीड कर लेना, ये जितने टॉपिक्स है। डिपॉजिट मतलब, मैं मतलब बता दे रही हूँ, डिपॉजिट मतलब पैसे आपको सिक्योर करके रखने हैं। फिर क्या लिखा है, लाई ऑन अवार्ड और कॉस्ट, कौन पे करेगा, कब पे करेगा, ये वो चीज है, लाई ऑन अवार्ड और कॉस्ट। फिर क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। इनसॉल्वेंसी एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मतलब बंदा इनसॉल्वेंट हो गया फिर भी आर्बिट्रेशन सीख कर सकता है, हाँ कर सकता है। जुरिडिक्शन मतलब जो अग्रीमेंट में लिखा है वो जुरिडिक्शन आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आप बोलोगे कि ये सिक्योर रहे बातें, तो ये हमेशा सिक्योर रहेंगी। प्रोटेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर, तो उसको गुड फेथ में एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से प्रोटेक्शन मिलेगी। और लिमिटेशन एक्ट तो डीम्ड है कि आर्बिट्रेशन पे लिमिटेशन एक्ट भी स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। सबकी ले ली ब्रो, यहां तक ले ली लिमिटेशन तक। ये सारे टॉपिक्स सिर्फ हमको एक बार रीड करने, नहीं कोर्ट को अपील करते हैं हम, ठीक है। सब थोड़ी देर हेड डाउन। एक लिखा हुआ है टॉपिक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट मार्क करो, वो सारे लिमिटेशन के बाद, ठीक है। एक टॉपिक है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखो काउंसिल लिखा है, काउंसिल मतलब जो आपकी पूरी आर्बिट्रेशन एक्ट है वो ढंग से फॉलो हो रहा है कि नहीं, कंप्लीट एक्ट में जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपना प्रोसीजर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ वो देखता है। मतलब उनसे आपको दिक्कत हो तो आप कहाँ जाते हो, कोर्ट जाते हो। पर सब कुछ एट प्रेजेंट राइट नाउ सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, तो हमने क्या बना दिया है, काउंसिल बना दिया। काउंसिल मतलब सिर्फ गवर्न करता है, सिर्फ लीड करता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया टू परफॉर्म ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट प्रॉपरली डिस्चार्ज हो जाए। मतलब आपको अगर दिक्कत है आर्बिट्रेटर से तो काउंसिल के पास जाओगे क्या, नहीं, आप किसके पास जाओगे, कोर्ट के पास। पर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये गवर्न कौन करता है, काउंसिल। काउंसिल एक परपेचुअल सक्सेशन है, काउंसिल के पास एक कॉमन सील है, काउंसिल के पास पावर है टू अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल और इमूवेबल। काउंसिल कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन बी सूड एंड कैन sue somebody. The head office is at अदर प्लेन एट दिल्ली, और प्रायर अप्रूवल लेके सीजी की कहीं और पे भी हम ऑफिस इसका कर सकते हैं। हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। काउंसिल क्या क्यों बनाई है, टू परफॉर्म एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट, ठीक है। और इसका एक परपेचुअल सक्सेशन है, इसकी एक कॉमन सील है, इसके पास प्रॉपर्टी होल्ड करना, अक्वायर करना और बेचने का राइट है, बोथ मूवेबल और इमूवेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, सू कर सकता है और कैन बी
सूड। इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। अदर प्लेसेस में भी हो सकता है, किसकी परमिशन के साथ? सीजी की। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल, मतलब काउंसिल में कौन कौन होगा? देखो, एक पर्सन होगा जो चेयरपर्सन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। जो चेयरपर्सन होगा वो क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? अ फॉर्मर, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट का जज वो रहा हो, या फिर चीफ जस्टिस रहा हो, या फिर कोई आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट रहा हो अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए काउंसिल का? सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज, या फिर चीफ जस्टिस, या फिर कोई आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट। किसके कंसल्टेशन से चेयरपर्सन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स हैं, तो एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर नॉमिनेटेड बाय सीजी वो इसके मेंबर बनते हैं, और उनके पास एकेडमिक एक्सपर्ट होनी चाहिए। किस किस फील्ड में? आर्बिट्रेशन में और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, अपॉइंटेड बाय चेयरपर्सन कंसल्टेशन। चेयरपर्सन किसके कंसल्टेशन में आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो हमारे मेंबर्स हैं वो किसके कंसल्टेशन में आते हैं? चेयरपर्सन के। जो मेंबर्स हैं वो कौन होने चाहिए? एमिनेंट आर्बिटर प्रैक्टिशनर और एकेडमिक एक्सपर्ट होने चाहिए। और किसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए उनका? आर्बिट्रेशन में और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। फिर आपको एक सेक्रेटरी चाहिए। क्या चाहिए? सेक्रेटरी, जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से या उसकी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। मतलब लीगल अफेयर से हमको एक पर्सन चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी। उसका नाम है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब वो ऑफिस को होल्ड करेगी। फिर हमको एक और सेक्रेटरी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एक्स ऑफिशियो। मतलब कि आपको पहला कौन चाहिए? चेयरपर्सन। फिर कौन चाहिए? मेंबर। ठीक है। फिर कौन चाहिए? दो सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी कहां से? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। दूसरा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। फिर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री बॉडी चूजन और रैशनल बेसिस, पार्ट टाइम होगा जो। फिर आपको एक सीईओ चाहिए जिसको एक्स ऑफिशियो हम मेंबर सेक्रेटरी बोलेंगे। टर्म ऑफ चेयरपर्सन एंड नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितनी होगी? 3 years। एज लिमिट 70 years और 67 फॉर मेंबर्स। कॉम्पनसेशन और सैलरी जो भी सीजी बोलेगा वैसे आपको मिलेगी। मतलब कि काउंसिल, काउंसिल क्या करती है? ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करती है एज पर द एक्ट। काउंसिल का क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है बोथ मूवेबल और इमूवेबल, कैन स्यू एंड कैन बी सूड। काउंसिल में एक कौन है? चेयरपर्सन, एक मेंबर, दो सेक्रेटरी। ठीक है। अब एक सीईओ, एक रिप्रेजेंटेटिव भी हमको चाहिए। मतलब कि चेयरपर्सन, फिर मेंबर्स, दो सेक्रेटरी, एक सीईओ और एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज, चीफ जस्टिस, या फिर आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट। मेंबर कौन होने चाहिए? आर्बिट्रेशन का प्रैक्टिशनर, एकेडमिक एक्सपर्ट इन आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फिर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन सा चाहिए हमको? एक डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स और दूसरा डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्री जो पार्ट टाइम रहेगा। एक हमको सीईओ चाहिए। अब टर्म ऑफ चेयरपर्सन एंड नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितना? 3 years। एज फॉर चेयरपर्सन 70 और एज लिमिट फॉर मेंबर्स 67। इसका फोटो ले लो, इजी करने के लिए ये है, याद करने के लिए। 1 मिनट, हाँ ब्रो। ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल। पहली सरलीन स्टार्ट करना। फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज, पहली ड्यूटी क्या लिखी है? इंस्टीट्यूशंस, मतलब पहले ये क्या बनाएगा? पॉलिसी बनाएगा। निकिता नेक्स्ट क्या लिखी है? अक्रेडिशन ऑफ। अब ये क्या करेगा? प्रोफेशनल्स आपके इंस्टीट्यूट में लाके देगा ताकि आपके यहाँ और भी मेंबर्स आ सके। ईशान थर्ड क्या लिखी है?
अब इंस्टीट्यूशंस और आर्बिट्रेटर्स की ग्रेडिंग रिव्यू करेगा, तो हम देते हैं उनको ग्रेडिंग कि अच्छा आदमी है, या जज देता है, कोर्ट देता है, उस हिसाब से वो उसको रिव्यू करता है। शाश्वत, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? अब जो आर्बिट्रल हैं, जो आर्बिट्रेटर्स है, उनके लिए ट्रेनिंग होल्ड करेगा, तो कोलैब किन के साथ करेगा? लॉ फर्म्स के साथ, लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स के साथ। पनस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेम करेगा, रिव्यू करेगा, कुछ ना कुछ रूल्स आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करेगा। सौम्य, ई पॉइंट क्या है? एफ पॉइंट पढ़ना है, सॉरी। रोबस्ट, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जहां पे आपके कुछ ना कुछ रिव्यूज, टेक्निक्स, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होते रहेंगे फॉर सेंटर फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अलनस, अलमस, जी पॉइंट क्या है? अब कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन करता रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यार मुझे आर्बिट्रेशन में ये चाहिए, मुझे आर्बिट्रेशन में ये चाहिए। अभिजीत, एच पॉइंट क्या है? अब और आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस लेके आएगा ताकि वो स्ट्रेंथ हो जाए। प्रत्यक्ष, आई पॉइंट क्या है? कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग लाता रहेगा, सर्टिफिकेट्स भी लाता रहेगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। श्रेयांश, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपके लिए उसने क्या बना दिए? डिपॉजिटरी। फिर अमृतांश, नेक्स्ट। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन सच अदर फंक्शन एज में बी। इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहला पॉलिसीज बनाना, दूसरा इंस्टीट्यूट्स बनाना, रिकग्निशन देना कि हाँ ये मेरी तरफ से आए हैं, काउंसिल का रिकग्निशन मिलेगा। फिर ग्रेडिंग देना, ट्रेनिंग करना, वर्कशॉप्स की रिव्यू, नॉर्म्स बताना, फोरम क्रिएट करेगा उसके बाद जिसमें व्यूज और टेक्निक्स एक्सचेंज होंगे, रिकमेंडेशन देगा, प्रमोट करेगा इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को, सर्टिफिकेट्स और एग्जामिनेशन के हिसाब से ट्रेनिंग्स फॉर्म करेगा, डिपॉजिटरी क्रिएट करेगा और रिकमेंडेशन देगा फॉर पर्सनल, मतलब कैसे लोग आपको अपॉइंट करने चाहिए, कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा। ठीक है, ये क्या हो गया उसके रूल्स एंड ड्यूटीज। वैकेंसी, अगर इसमें कोई भी वैकेंसी आएगी या डिफेक्ट आएगा तो फिर उसका हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे कि उसका अपॉइंटमेंट क्या था? इनवैलिड था, या उसके तरफ से कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग्स हुई थी वो क्या हो गई? इनवैलिड हो। अब लिखा नहीं, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल शैल इनवैलिड मर्ली बिकॉज एनी वैकेंसी, एनी डिफेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, मतलब कि उसने कोई भी डिसीजन लिया हो और उसके बाद उसकी वैकेंसी होगी तो डिसीजन हम वैलिड मानेंगे, हम उसको इनवैलिड नहीं करेंगे। एनी डिफेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, की गलती से वो मेंबर बन गया था, गलती से चेयरपर्सन बन गया था, पर उसने चेयरपर्सन बन के एक डिसीजन ले लिया, तो हम उसके डिसीजन को डिसोन नहीं करेंगे। कोई इरेगुलरिटी आ गई थी ऑन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द काउंसिल, तभी भी हम उनके डिसीजंस को इनवैलिड नहीं करेंगे। रेजिग्नेशन मतलब खुद से वॉलेंटरली, तो आपको बोला है नोटिस देके क्या कर दो? रेजिग्नेशन दे दो। रिमूवल, रिमूव कब कब करते हैं? इंपॉर्टेंट मार्क करो, रिमूवल, रिमूवल कब करते हैं? अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट हो गया हो, या फिर एंगेज्ड इन एनी पार्ट टाइम या दूसरी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, दूसरी नौकरी करता हो, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स इमोरल मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कि छोटे मोटे ऑफेंस में फंस गया हो जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो, हैज अक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, अफेक्ट्स द प्रुडिशियली ऑफ द फंक्शन ऑफ द मेंबर। क्या किया इसने? घूस खाने लग गया, करप्टेड हो गया, तो भी हम उसका रिमूव कर देंगे। सो अब्यूज दिस पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस, अपनी पोजीशन की बेइज्जती उसने करवा दी तो उसको हम क्या करा देंगे? रिमूव। रिमूव कब कब होता है? एक इंसॉल्वेंट और एक और याद करो जो फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हो, एक इंसॉल्वेंट और फिजिकली मेंटली इनकेपेबल। फिर एक याद करो कि अदर एम्प्लॉयमेंट में था, क्या? अदर एम्प्लॉयमेंट। फिर कन्विक्ट हो गया, जेल गया फॉर एनी मॉरल टर्पिट्यूड, जेल गया फॉर एनी मॉरल टर्पिट्यूड, या फिर उसने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया, या फिर अपनी पोजीशन का क्या कर लिया? अब्यूज कर लिया। क्या कर लिया? अब्यूज कर लिया। ठीक है,
चाहें तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जनरल नॉर्म्स ऑफ ग्रेडिंग आर्बिट्रेशन और नॉर्म्स फॉर अक्रेडिटेशन, काउंसिल के पास राइट्स है, जनरल रूल्स वो बना सकते हैं। जनरल नॉर्म्स फॉर एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर, पॉइंट नंबर 1, आरुष क्या लिखा है? आप अपने इंस्टीट्यूट में जो जो आर्बिट्रेटर रखोगे वो फेयर होना चाहिए, रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए, केपेबल टू अप्लाई द ऑब्जेक्टिविटी जब भी सेटलमेंट में अराइव होना है। नेक्स्ट पॉइंट, खुश अनुष्का। बायस अमंग्स द पार्टीज, पहला फेयर होना चाहिए, रेपुटेटेड होना चाहिए, दूसरा इम्पार्शियल होना चाहिए, हमने रूल बना दिया। थर्ड पॉइंट अदिति। किसी और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व होना अलाउड नहीं है। शैली नेक्स्ट पॉइंट। और इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब वो किसी भी कोई भी गलती से जेल नहीं जाना चाहिए। फिर क्या लिखा है इशिका? मतलब कंजर्वेंट मतलब उसको आना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पता होना चाहिए, उसको कॉमन लॉ पता होना चाहिए, उसको इक्विटी पता होना चाहिए, उसको कस्टमरी कमर्शियल लॉ, लेबर लॉ, टॉट, सब कुछ का आइडिया उसको होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? रेपुटेटेड पर्सन, फेयर होना चाहिए। दूसरा क्या था? इम्पार्शियल होना चाहिए। तीसरा क्या था? लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चौथा, मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। पांचवा, लॉ आना चाहिए उसको, कॉन्स्टिट्यूशन, कमर्शियल, टॉर्ट, सब कुछ। ख्वाहिश नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस इन रिगार्ड दे, उसको दोनों की प्रोसीडिंग्स आनी चाहिए। शाश्वत नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पढ़ चुकी है वो गप्पे मार ले तू अभिजीत से अच्छे से। यानी कि उसको पूरे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल होते हैं या क्रिमिनल होते हैं, वो पढ़ के समझ आने चाहिए कि क्या डिस्प्यूट है। इतना समझदार वो होना चाहिए, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट। फिर लास्ट पॉइंट है, द आर्बिट्रेटर शुड बी केपेबल ऑफ सजेस्टिंग, रिकमेंडिंग, राइटिंग रीजंस ऑफ एनफोर्सेबल आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड देने के भी वो केपेबल होना चाहिए। हमने जनरल गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट मार्क करो, जनरल नॉर्म्स और एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर। पहला क्या हो गया? फेयर और रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए। तीसरा, लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। चौथा, कन्विक्टेड और ऑफेंस नहीं होना चाहिए फॉर मॉरल टर्पिट्यूड। फिर पांचवा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन, कमर्शियल लॉ, टॉर्च सब आने चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की बेस्ट प्रैक्टिस का नॉलेज उसको होना चाहिए। फिर कोई भी ऑब्लिगेशन हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, उसको वो अंडरस्टैंड कर सके। ही इज केपेबल ऑफ रिव्यूइंग, रिकमेंडिंग और सजेस्टिंग न्यू रीजंस जिसमें भी वो आर्बिट्रल अवार्ड देगा, उसको वो लिखना आना चाहिए। अब डिपॉजिटरी अवार्ड रीड लिखो, पार्ट टू मेक रेगुलेशन बाय काउंसिल रीड लिखो, और एक सीईओ अपॉइंट करेगा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल में इन्वॉल्व रहेगा। फॉरेन वाला अपन कल से पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ मैंने शॉर्ट में कर दिया है। कल ये चैप्टर खत्म होगा। क्या?